आप अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने केशवंत भारती बनामा केरल राज्य 1973 का ये वाद लगातार सामने आता रहेगा। और हाल ही में 24 अप्रैल 2023 को इस केस को 50 साल पूरे हो गए। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ये सबसे लंबा केस है और इस केस का निर्णय न्यायालय की सबसे बड़ी 13 सदस्यों की बेंच के द्वारा दिया गया था, जो 7:6 के अनुपात में हुआ। तो आज हम जानेंगे इतना खास क्यों है केशवानंद भारती बनामा केरल राज्य वाला वाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और आपका स्वागत है एजुकेशनल पॉडकास्ट की इस सीरीज में। साथियों, केशवानंद भारती बनामा केरल राज्य मतलब केशवानंद भारती का वाद क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये इतनी नज़ीर के तौर पे क्यों देखा जाता है न्यायपालिका के इतिहास में। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी पृष्ठभूमि के ऊपर। साथियों, आज़ादी के बाद 1947 का अगर दौर देखें हम, जैसे हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी के साथ ही भारत बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। उनमें एक थी इनइक्वलिटी, आर्थिक असमानता। कहने का मतलब हुआ कि देश के चुनिंदा लोगों के पास ही संपत्ति, धन दौलत था, बाकी लोगों के पास संपत्ति नहीं थी, जमीन नहीं थी। तो सरकारों ने ये महसूस किया कि अब हमें एक आर्थिक सुधार की आवश्यकता है, रिफॉर्म की आवश्यकता है। इसके लिए अलग अलग सरकारों ने अलग अलग कानून बनाए। इन्हीं कानूनों में एक कानून था केरल भूमि सुधार 1963। केरल भूमि सुधार 1963 बताता है कि जिन लोगों के पास एक तय सीमा से ज़्यादा अगर ज़मीन है तो ज़मीन का अधिग्रहण सरकार द्वारा कर लिया जाएगा और उन लोगों को ज़मीन दे दी जाएगी जिनके पास नहीं है। तो ऐसे में केरल के कासरगोड जिले का एक मठ, एडनीर मठ, जिसके पास बड़ी तादाद में ज़मीन, अब उस मठ के ज़मीन जब केरल सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर ली जाती है तो उस मठ के जो मठाधीश हैं केशवानंद भारती, वो केरल सरकार के इस अधिनियम को कोर्ट में चुनौती देते हैं और चुनौती देते हैं संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करने में। कहते हैं कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और वो कहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंदर धार्मिक संस्थाओं को जो प्रबंधन की मौलिक अधिकार के रूप पे भूमिका दी गई है, उसमें भी केरल सरकार इंटरवीन कर रही है। तो इन दोनों तथ्यों के आधार पर केशवानंद भारती ने केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 को चैलेंज किया। यही केस है वो भारतीय न्यायपालिका में एक नज़ीर के तौर पे पेश होता है। अब केशवानंद भारती बनामा केरल राज्य का जो मामला है, इसका जो निर्णय आता है, उस निर्णय को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इसके पूर्वोत्तर जो केस हुए हैं उनका क्या मामला था। तो साथियों, 3 केस थे। एक था शंकरी प्रसाद बनामा भारत संघ 1951, दूसरा था सज्जन सिंह 1965। सज्जन सिंह बनामा राजस्थान स्टेट वाला मामला था और तीसरा आता है गोलकनाथ केस, पंजाब राज्य और गोलकनाथ का वाद आता है। इनमें पहले जो 2 आप देख रहे हैं, शंकरी प्रसाद बनामा भारत संघ और सज्जन सिंह, ये भी भूमि अधिग्रहण को लेकर ही थे। स्पेशली सज्जन सिंह वाला मामला है वो पोस्ट को लेकर था। अब क्या हुआ कि शंकरी प्रसाद बनामा भारत संघ का जो मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि संसद है वो मौलिक अधिकारों से लेकर किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है संविधान में। इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर दे दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। और साथ में कह दिया गया था कि आर्टिकल 13 के तहत जिन कानूनों को रखने की बात की थी उनमें सामान्य कानून ही रखे जाएंगे। अब यही फैसला सज्जन सिंह में दिया, लेकिन गोलकनाथ वाला जो केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि संसद अगर इस तरह से करेगी, संसद को पूरा अधिकार दे दिया गया, एब्सोल्यूट पावर दे देगी, तो इसका गलत भी इस्तेमाल कर सकती है। तो फिर गोलकनाथ वाले मामले में ये उल्टा कर दिया गया। कहा गया कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार तो है, लेकिन वो कभी भी मूलभूत ढांचे को चैलेंज नहीं कर पाएगी। वो कभी भी ऐसा कोई फैसला नहीं देगी, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। और साथ में ये कहा
कि संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 के तहत हुए हैं उनको आर्टिकल 13 के तहत कानून के दायरे में लाया जाएगा और उनका जुडिशली रिव्यू किया जाएगा। तो अब आप गोलकनाथ वाला केस को देखिए, और इस केस ने ही केशवानंद केस को एक आधार दिया। तो केशवानंद भारती वाले केस के अंतर्गत जब न्यायालय फैसला इस पे दे रहा था सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए संसद के पास पावर है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान संशोधन करते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि नागरिकों के प्रति सामाजिक आर्थिक जो जिम्मेदारी बनती हैं और जो संविधान के मूल ढांचे में जो स्ट्रक्चर है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन उस शक्ति को उपयोग में लाते वक्त इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा संसद को कि मूलभूत ढांचे के सिद्धांत में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो। तो याद रखना, केशवानंद भारती बनामा केरल राज्यवाद है, ये बेसिक स्ट्रक्चर मतलब मूलभूत ढांचे की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। अब सवाल उठता है कि मूलभूत ढांचा किसको माना जाएगा, किसे कहा जाएगा मूलभूत ढांचा। साथियों, मूलभूत ढांचा अगर देखें तो हमारे संविधान के वो तथ्य हैं जो हमारे देश में हमारे देश की प्रकृति को दर्शाते हैं। जैसे संसदीय लोकतंत्र, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती संसद जिससे संसदीय लोकतंत्र प्रभावित हो, मौलिक अधिकार प्रभावित हो, न्यायिक समीक्षा प्रभावित हो, धार्मिक निरपेक्षता प्रभावित हो। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगे। अब सवाल उठता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगी, इस बात का निर्णय कौन लेगा। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रखा, क्योंकि उसने कहा कि संविधान के रक्षक के तौर पे सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है, इसलिए कौन सी बात मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आएगी इसका निर्णय कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। साथियों, समझने की बात यह है कि 1973 में जब ये निर्णय आया तो 1973 से लेके अब तक 60 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है, और इन 60 मामलों में से 16 मामले हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत से संबंधित हैं, मतलब मूलभूत ढांचे के सिद्धांत से संबंधित हैं। सोचिए, 60 में से कितने फैसले, कितने संशोधन? 16। अब इन 16 में 9 को तो संवैधानिक संशोधन रखा कि हाँ ठीक है, ये सही है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो बचे हुए 7 मामले हैं, इनमें 6 मामले हैं वो ओबीसी के और जो ईडब्ल्यूएस है इनके आरक्षण से संबंधित थे, और एक मामला कोई अन्य मामला था। तो 7 मामलों को, संविधान संशोधन के जो 7 मामले आए थे, इनको निरस्त कर दिया गया था। तो 6 मामलों को आंशिक रूप से निरस्त किया गया और एक मामले को पूर्णतः निरस्त कर दिया गया था। कहने का मतलब ये हुआ कि केशवानंद भारती वाद एक आधारशिला बना, एक नज़ीर बना, जिससे न्यायपालिका को आधार मिला, और संविधान में संशोधन करने की जो लिमिट है कि संविधान को किस हद तक संशोधित किया जा सकता है कानून बनाते वक्त, इस बात की पहरेदारी देता रहा है केशवानंद भारती केस। इसलिए केशवानंद भारती वाद है वो भारतीय न्यायपालिका में एक नज़ीर है, एक स्तंभ है। मैं उम्मीद करता हूं कि केशवानंद भारती से आप समझ पाए होंगे कि